सभी विजेताओं को मेरा सलाम। आज की क्लास में दोस्तों मैं लेकर आया हूँ 18 नवंबर को हुए एसएससी के पेपर में पूछे गए जीके के 30 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मुझे मिल पाए हैं। इन 30 क्वेश्चंस के बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। याद रखना, यदि आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितने भी लोग देखें प्लीज हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। जरा देखिए एसएससी में किस तरीके के प्रश्न आते हैं, मैं उन चीजों को आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। पहली बात तो समझ लीजिए, एसएससी में बहुत सामान्य प्रकार की जीके आ रही है। नवनिर्माण एकेडमी में हमने जो नोट्स बनाए थे उस जीके में से कम 95% जीके हर पेपर की फंस रही है, जितने भी पेपर 3 दिन के अंदर आज तक हुए हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमने शुरू कर दिए हैं बैच। हर टीचर अलग होगा, हर विषय के लिए इस तरीके की व्यवस्था की है। बहुत मेहनती और अनुभवी टीचर हमने हायर किए हैं। उन सभी का आनंद लेने के लिए आप हमारे क्लासेस ज्वाइन करें। आइए अब हम लोग देखते हैं यहाँ से पहला क्वेश्चन। देखिए, श्रीलंका से प्रश्न 17 तारीख के पेपर में पूछा गया था। यहाँ पे गंगा रमैया मंदिर कहाँ पर है, तो इसका उत्तर है गंगा रमैया मंदिर है श्रीलंका में। या दोस्तों श्रीलंका के बारे में 2-4 चीजें और याद करके जाना। बहुत सारे क्वेश्चन हैं श्रीलंका के बारे में जो आपको जान लेने चाहिए। तो बड़ा प्रसिद्ध क्वेश्चन में श्रीलंका के बारे में ये बता दूं आपको कि वहाँ की राजधानियों के बारे में आदि के बारे में आप याद करके जाना। श्रीलंका के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन है, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। तो श्रीलंका के बारे में याद करके जाना है आपको। और देखिए और कहां से पूछा जा रहा है, पिछले 3 पेपरों में पूछा गया है लगातार बिहार राज्य से प्रश्न। और बिहार राज्य के पिछले 2020 में जो चुनाव हुए थे वहां से प्रश्न पूछे गए थे। जरा देखिए अगला प्रश्न। विश्व धरोहर सूची में 40वां संस्थान कौन सा शामिल किया गया था? भारत का 40वां स्थान शामिल किया गया था धौलावीरा। तो जो धौलावीरा है ये जो है उससे संबंधित है, सिंधु नदी सभ्यता से संबंधित है। आगे देखिए, सन 2020 में मोस्ट वैल्यूएबल क्रिकेटर कौन बना था? ये आर्चर नाम का एक खिलाड़ी था जो सबसे वैल्यूएबल क्रिकेटर बना था। तो 2020 की करंट जीके भी पूछी जा रही है। हम हैं 2021 में। याद रखना 2021 का अंतिम महीना चल रहा है और 2020 के पिछले 6 महीने की जीके आज एसएससी जीडी के पेपरों में पूछी जा रही है। तो यदि यहाँ से आपको सीख सकते हैं तो आप ये सीख सकते हैं कि अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का पेपर देंगे या लेखपाल का पेपर देंगे तो उस पेपर में भी इस तरीके की पिछली जीके पूछी जा सकती है। आगे देख लीजिए, 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का स्थान कौन सा था? भारत का स्थान पदक तालिका में तीसरा था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। धरती और आकाश के बीच की जगह को क्या कहते हैं? धरती और आकाश के बीच की जगह को कहते हैं अंतरिक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, लियाकत अली। सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो एसएससी जीडी में पूछे गए हैं 18 तारीख को। देखिए, 29वां व्यास सम्मान किसे दिया गया था? नासिर शर्मा को दिया गया। समानता का अधिकार जो है संविधान में कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक रखा गया है? तो समानता का अधिकार रखा गया अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। ये पूछा गया था। आशापूर्णा देवी को साहित्य का पुरस्कार कब मिला था? 1976 में। इंसुलिन कौन से अंग से स्रावित होता है, कहां से निकलता है? तो इंसुलिन निकलता है पैनक्रियाज से। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किसे दिया गया था? रोहित शर्मा। उत्तर था उसमें 4 उत्तर थे, उनमें से रोहित शर्मा इसका उत्तर था विकल्पों में से। दिल्ली में जो जामा मस्जिद है ये किसने बनवाई थी? दिल्ली में जो जामा मस्जिद है शाहजहां ने बनवाई थी। तो मुगलों के द्वारा बनवाए गए मध्यकाल में इतिहास में जो बिल्डिंग बनवाई गई है उनसे जनरली प्रश्न पूछा जा रहा है, ऐसा देखा है मैंने। आगे देख लीजिए, विद्युत धारा का पर्यायवाची क्या होता है? दामिनी। असल में ये था कि दामिनी निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो विद्युत धारा का पर्यायवाची। पंचायती राज व्यवस्था जो है 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 में जो पास हुआ था लेकिन लागू हुआ 1993 में, इसके द्वारा जारी की गई थी। बिहार देखो आ गया, बिहार चुनाव में। बिहार के चुनाव जो है 2020 के कितने चरणों में हुए थे? एक प्रश्न 2017 की परीक्षा में 17 नवंबर की परीक्षा में पूछा गया था कि जो बिहार के चुनाव में उनमें कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी। अब तक बिहार के चुनाव से 3 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन देखिए, भागीरथी और अलकनंदा नदी आपस में कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ मिलती है? ये मैं बता दूं, भागीरथी और अलकनंदा नदी दोनों मिलकर गंगा नदी बनाती है। कोयला पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। तो मैं आपको ये बता दूं कि पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से होते हैं? ऐसे सभी स्रोत पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं जिनको हम पहले से प्रयोग करते आ रहे हैं। या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत
वे सभी स्रोत हैं जो जिनको की फॉसिल फ्यूल कहते हैं, मतलब जो वनस्पति और प्राणियों के धरती में दबने के कारण जो फ्यूल निर्मित हुए, जैसे कोयला है, डीजल है, पेट्रोलियम है, ये सब फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं और पारंपरिक स्रोत कहलाते हैं ऊर्जा के। तो इसका उत्तर था कोयला, पेट्रोलियम आदि। संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो संविधान में इस समय अनुच्छेदों की संख्या है 395। प्रश्न ये भी आया था कि संविधान में वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। जब संविधान बना था तब अनुसूचियों की संख्या 8 थी। हड़प नीति किसने चलाई थी? डलहौजी ने चलाई थी। अंग्रेजों के जमाने में हड़प नीति डलहौजी ने चलाई थी। अगर आपको मालूम है कि डलहौजी कब से कब तक भारत का वायसराय रहा था तो आप मुझे लिखकर भेजिए। आगे देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी? इंडिया विंस फ्रीडम लिखी अबुल कलाम आजाद। तो मैं लिख देता हूं अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद ने ये पुस्तक लिखी थी इंडिया विंस फ्रीडम। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होगा? ये करंट का क्वेश्चन है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 होगा कतर के अंदर, याद रखना है आपको। पानीपत का पहला युद्ध कब पूछा था? देखो, फिर मध्यकालीन इतिहास का प्रश्न आ गया है। ये हमारे टीचरों ने लिखवाया था, 1526 में हुआ, 1526 में हुआ था। भारत का प्रथम सम्राट कौन माना जाता है? भारत का सबसे पहला प्रथम सम्राट माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है। गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोखले थे। ये प्रश्न आया पेपर में। कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ था? 1858 में। 1857 की क्रांति के बाद कुछ बदलाव हुए और 1858 में ये हुआ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग में है। द हेग बोला जाता है। ये नीदरलैंड में। असल में प्रश्न ये आया था कौन से देश में, तो उत्तर था नीदरलैंड में। आगे क्वेश्चन है, पीलिया किससे होता है? पीलिया वायरस से होता है। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया से यकृत प्रभावित होता है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? चंबल नदी निकलती है मध्य प्रदेश से। और चंबल नदी कौन सी नदी में समाप्त होती है? चंबल नदी समाप्त होती है यमुना नदी में। आगे नीरज चोपड़ा का जिला कौन सा है? तो याद होगा नीरज चोपड़ा जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता जैवलिन भाला फेंक में, वो पानीपत के रहने वाले हैं, हरियाणा राज्य के। कुतुब मीनार का 5वां मंजिल किसने बनवाया था? कुतुब मीनार का 5वां मंजिल बनवाया था FSD मतलब फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार का 5वां मंजिल बनवाया था। कुतुब मीनार की स्थापना या नींव किसने रखी थी? कुतुब मीनार की नींव रखी थी इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु की याद में कुतुब मीनार की नींव रखी थी। तो ये मित्रों हैं 30 क्वेश्चन जो कि SSC GD की परीक्षा में आए थे। अगर आपकी SSC GD की परीक्षा है तो याद रखें, पेपर बहुत मॉडरेट टाइप का आ रहा है, गणित बहुत सामान्य प्रकार का आ रहा है, रीजनिंग बहुत सामान्य प्रकार का आ रहा है और हिंदी तो बेहद सामान्य प्रकार की आ रही है, जिसमें पर्यायवाची, विलोम शब्द और मुहावरे, लोकोक्तियां का भाग ज्यादा, कम से कम 20 नंबर तो इन्हीं में से आ रहे हैं। संधियां नहीं आ रही है, अलंकार नहीं आते हैं, ये इसका हिस्सा ही नहीं है। रीजनिंग का भी याद रखना, रीजनिंग में घड़ी तैयार ना करें, कैलेंडर तैयार ना करें, उसके क्वेश्चन नहीं आते क्योंकि वो रीजनिंग के पेपर का हिस्सा नहीं है। चलो कल मिलते हैं, कल फिर एनालाइज करेंगे। कल हम गणित की वीडियो लेकर आएंगे, SSC में पूछे गए प्रसिद्ध प्रश्नों की। तब तक के लिए नमस्कार। हिंदुस्तान जिंदाबाद। विजेताओं को मेरा सलाम। मित्रों, नवनिर्माण एकेडमी में आपका स्वागत है। SSC के जो पेपर चल रहे हैं उनका हल लेकर आया हूं मैं गणित के प्रश्नों का। मैंने आपको बताया था और वादा किया था कि गणित के प्रश्नों की एक वीडियो मैं लेकर आऊंगा जो 17 तारीख की परीक्षा में SSC GD में पूछे गए थे। और आज उनके हल लेकर आया हूं मैं और आज आप देखिए गणित कैसा पूछा जाता है और आपने कैसी पढ़ाई की है। गणित बहुत आसान से थोड़ा सा आसान के आसपास, थोड़ा सा कठिन, थोड़ा सा आसान पूछा गया है गणित। आप देखिएगा सारे प्रश्नों को। अगर आपको कांस्टेबल उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करनी है तो आज ही अर्थात 19 तारीख को 11 बजे से 1 बजे तक एक सेपरेट बैच शुरू किया है हमने उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए। और जो टीचर है वो अलग अलग है, हर विषय का अलग टीचर हमारे यहाँ पे क्लास लेंगे। तो मेरे दोस्तों, यदि आपको अच्छी तैयारी करनी है तो नवनिर्माण एकेडमी में जरूर आए। हमारा चैनल है नवनिर्माण एकेडमी खुर्जा नाम से, उसे ज्वाइन जरूर करें। अगर आपके जानकार हैं तो उन तक हमारी मेहनत को जरूर पहुंचाएं यदि आपको पसंद है तो। चलिए मैं पहला क्वेश्चन कराता हूं और बोर्ड पर लिखा है सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। एक बेलन का वक्र पृष्ठ 1144 मीटर स्क्वायर है
एवं उसकी ऊंचाई 14 मीटर है, तो उस बेलन का आयतन क्या होगा। एक बात का याद रखना, बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2πRh। तो 2πRh की वैल्यू इन्होंने दी है 1144। तो देखिए इसकी वैल्यू घर रख देते हैं 22/7, R का पता नहीं है, H इन्होंने 14 दिया है, बराबर 1144। आप इसे काट लेंगे आसानी से, देखिए आसानी से तो कट जाएगा, 7 से तो ये 2 बार कट गया है। गौर से देख लीजिए, यहाँ पे आ रहा है 44 का मतलब 2 दूनी 4 से ही कट जाएगा आसानी से। 4 से 2 बार, 4 दूनी 8, 34, 4 8 32, 24 और 4 6 24। जरा देख लीजिए, अब ये 11 से काट लीजिए इसे, 11 दूनी 22, ये 22 से ही काट लीजिए, 22 से एक बार कट जाएगा, 22 से एक बार कट जाएगा और 22 से 3 बार कट जाएगा, ये 13 आ गई। R बराबर 13 आ गई, आप 13 ज्ञात कर लेंगे, बहुत आसान प्रश्न है। R बराबर 13 ज्ञात हो गया है, इसका आयतन ज्ञात करना है, तो इसका आयतन होगा πr²h, याद रखना है आपको, 22/7, R का मतलब 13 गुणा 13, H इसमें 14 दिया ही है, तो आप इसे काट लीजिए, 7 दूनी 14, देख लीजिए ये हो गया 44 और ये हो गया 169। इसकी आप गुणा कर देना, जब आप इसकी गुणा करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 169 और 44, 4 9 36, 3 और 4 6 24 और 3 27, 2 4 1 4 2 6, तो 6 7 और 6, तो 6 हो गया, सॉरी ये 6 हो गया, 6 और 7 13 का 3 वहां से लगा 1 और 7 दूनी 14, 1, तो 74 36 हो गया इसका उत्तर, देख लीजिए 74 36 घन मीटर हो गया है। तो कैसा लगा ये आपको, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन आया है जो मैंने करवाया है आपको, दूसरा भी मेंसुरेशन का ही क्वेश्चन होगा, देख लीजिए मैं दोबारा से बता देता हूँ। ये तो वक्र पृष्ठ है एक बेलन का और ये वक्र पृष्ठ ये बेलन का आयतन है, तो ऐसा बेलन और आयतन पर सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला याद कर लेना और आयतन का भी फॉर्मूला याद कर लेना। अब हम लाते हैं आपके लिए अगला क्वेश्चन जो कि एसएससी जीडी की परीक्षा में 17 तारीख को पूछा गया था। देखिए दोस्तों, बोर्ड पर आ गया है आपका अगला क्वेश्चन, ये भी मेंसुरेशन से। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, लंबाई है 22, चौड़ाई है 12 और ऊंचाई है 16। इसमें रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई बताइए। ये देख लीजिए, ये घनाभ की बात होगी और छड़ की जो लंबाई होगी ना वो घनाभ के विकर्ण के बराबर होगी। और बेटा घन के विकर्ण का फॉर्मूला होता है लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। आप याद रखना विकर्ण की लंबाई के बराबर होता है, तो लंबाई का वर्ग तो हो गया 21 का वर्ग, चौड़ाई का वर्ग 12 का वर्ग और 16 का वर्ग। देख लीजिए, जब आप इसे देखेंगे तो 441 प्लस 144 प्लस 256, देख लीजिएगा तो ये आएगा 841, 6 और 4 10 841। इसका आंसर है 29 मीटर। देख लीजिए ये क्वेश्चन भी हो गया। तो आप इस सवाल को करने के लिए घन के विकर्ण की लंबाई डायरेक्ट पूछी जा सकती है आपके अगले पेपर में, तो घन के विकर्ण की लंबाई घनाभ के विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला भी याद कर लेना, घनाभ का विकर्ण क्या होता है। तो दूसरा क्वेश्चन भी खत्म हो गया। हम लाते हैं आपके लिए तीसरा क्वेश्चन। देखिए मित्रों, बोर्ड पर लिखा है अगला वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आयत की जो परिमाप है वो 56 सेंटीमीटर है। तो आयत जो है कैसी आकृति होती है जिसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो यदि ये लंबाई है तो ये भी लंबाई x होगी, यदि ये चौड़ाई है तो ये भी y के बराबर ही होगी। इसकी परिमाप जो होती है वो होती है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और जो दिया है 56। देखिए इसमें लंबाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 15 प्लस चौड़ाई बराबर 56। आप इसे काट देंगे तो ये 28 बार कट जाएगा और तो चौड़ाई आ जाएगी 28 माइनस 15, तो यहाँ पर बचेगा 13। ये तो आ गई है इसकी चौड़ाई। तो लंबाई है 15
और इसकी चौड़ाई है 13। तो जरा गौर से देख लीजिए, अब इसका क्षेत्रफल पूछा है तो इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई देखोगे तो लंबाई है 15 और चौड़ाई है 13। तो देखिए 15 सामने 130 और 15 45, 195 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका उत्तर है, 195 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर आएगा। तो उम्मीद है आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। हम लेकर आते हैं आपके लिए अब अगला सवाल। तो देखो वो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ गया है बोर्ड पर आपके लिए। ये है आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन, बिल्कुल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। जो लोग पेपर देख आए होंगे वो समझ रहे होंगे। देखिए 37.5% की छूट देने के बाद एक वस्तु पर 37.5% की छूट दी गई। तो याद रखना है आपको, ये आना चाहिए 37.5% का मतलब होता है 3/8। इसका मतलब क्या है, 8 जो है ये अंकित मूल्य है, 8 जो है ये अंकित मूल्य है, क्योंकि जो छूट है वो अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। और ये छूट है, ये छूट है। तो याद रखना है, यदि अंकित मूल्य 7200 है तो 8 यूनिट का वैल्यू है 7200 रुपए। तो एक यूनिट जो है, एक यूनिट का वैल्यू होगा 900 रुपए, जो कि मैंने निकाल लिया है। इसमें पूछा गया है विक्रय मूल्य। तो आप ये देखिए 8 यूनिट तो अंकित मूल्य है और 3 यूनिट की छूट दे दी गई, 3 यूनिट की छूट दे दी गई। तो जो विक्रय मूल्य होगा वो 8 - 3 बराबर 5 यूनिट होएगा। तो हमको 5 यूनिट की ही वैल्यू निकालनी है। तो 5 गुणा 900 बराबर वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा 4500 होगा। मुझे उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी नहीं समझ में आए तो 2 बार वीडियो को जरा चलाकर देखना, तब आपको पता चलेगा 37.5% की वैल्यू इतनी होती है, ये अंकित मूल्य है, ये छूट है। तो यहाँ पे दिया है जो 8 यूनिट है, 8 यूनिट ही 7200 है, क्योंकि उसका जो उसकी छूट पर बेचा गया उसका अंकित मूल्य 7200। तो अंकित मूल्य जब 8 है, 7200 1 यूनिट 9 हो गया। जब 8 में से 3 घटा दिया तो विक्रय मूल्य आ गया 5 यूनिट। 5 यूनिट का मूल्य 4500 होगा। चलो लेकर आते हैं अगला क्वेश्चन। बताओ कैसे लग रहे हैं। अगर क्वेश्चन धांसू लग रहे हैं तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब एवं शेयर कर देना। देखिए दोस्तों, बोर्ड पर आ गया है अगला क्वेश्चन, जो कि पेपर में पूछा गया था। एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, देखिए गौर से, एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है ये क्रय मूल्य का 23/20 गुना है। क्रय मूल्य का 23/20 गुना है, अर्थात SP बराबर 23/20 CP। देख लीजिए, क्रय मूल्य का 23/20 है तो लाभ हानि बताइए। तो SP/CP यदि निकालें तो ये होगा 23/20। तो यहाँ से मुझको पता चला किसी वस्तु को 20 में खरीदा गया और उसी वस्तु को 23 में बेच दिया गया। तो बताइए लाभ कितना हो रहा है। तो यहाँ पे लाभ हो रहा है 3 यूनिट का। 20 पर लाभ हो रहा है 3 का, 3/20 गुणा 100। तो 100 से ये 5 बार जाएगा और 5 दिया 15% का लाभ होगा। 15% का लाभ होगा। ऐसे सवाल हमने क्लास में खूब सारे कराए हैं। तो यदि आपको ये सवाल पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कम से कम उतने लाइक होने चाहिए जितने व्यूअर होते हैं। देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि पेपर में आया था, बिल्कुल पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है। जरा गौर से देख लीजिए। ये सवाल दिया गया है 6 की घात 23 प्लस 6 की घात 22 प्लस 6 की घात 21 किससे कटेगा, किससे विभाजित होगा। ऐसे सवालों में जो सबसे छोटी घात होती है उस छोटी घात को कॉमन ले लिया जाता है। तो आप जरा छोटी घात को कॉमन ले लीजिए। 6 की घात 21 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा 6 की घात 2 और यहाँ पे बचा 6 की घात 1 और यहाँ पे बचा 1, क्योंकि इसको पूरी को कॉमन ले लिया गया है। 6 की घात 21 और ये 36 और ये 6 और ये 1। जरा गौर से देख लीजिए, 6 की घात 21 गुणा 43 हो गया है ये। तो इसमें जो भी संख्या आती है वहीं से उसी से विभाजित होता है। ये आपके पेपर में पता चल जाएगा। यहाँ पे 23 आ रहा है, 43 आ रहा है, तो देखो ये संख्या 43 से विभाजित होती है। इसको करके देख लेना। RS अग्रवाल में इस तरह का एक क्वेश्चन और है। आप अपनी किताब उठाकर एक एक क्वेश्चन ऐसा कर लेना, पास हो जाओगे निश्चित तौर पर। देख लो दोस्तों, बोर्ड पर लिखा हुआ है अगला सवाल जो कि पेपर में आया था। ये दिया है 5 की घात 72, 5 की घात 72/6 में शेषफल क्या होगा। कौन सी संख्या शेषफल आएगी इसमें जरा गौर से देख लीजिए। देखो ऐसे सवालों में मैंने पहले भी ऐसे बहुत सारे सवाल कराए हैं। 72 तो इस 6 का भाग 5 में दे दिया जाएगा। जब 6 का भाग 5 में दोगे
तो ऊपर बचेगा -1/72। देख लीजिए 6 नीचे से गायब हो जाएगा। तो जब -1/72 आप करेंगे तो 72 का मतलब समघात होगी, तो जो समघात होती है वह माइनस को प्लस बना देती है, इसलिए उत्तर आएगा 1। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, आंसर डन है। ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं। यदि ऐसे ऐसे प्रश्नों पर कमांड करनी है आपको तो नवनिर्माण एकेडमी चैनल को ज्वाइन करिए और निर्माण एकेडमी को ज्वाइन करिए उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी के लिए। देखिए आपके सामने आ गया है आज की क्लास का 8वां क्वेश्चन। जरा गौर से देख लीजिए इस 8वें क्वेश्चन को। इसमें कहा गया है दो संख्याओं का में से 18 है, दो संख्याओं का में से 18 नहीं सॉरी 8 है, उनका एलसीएम क्या नहीं हो सकता? 24, 48, 56 और 60। आपको याद रखना, एक बात समझ लेना, में से एलसीएम हमेशा कटता है। मैं यहां पे लिख देता हूं एलसीएम HCF से हमेशा कटता है। तो आप जरा देख लीजिए, अगर 8 से 8 की 24 से कटता है तो ये उत्तर होगा 24 एलसीएम होगा, और 8 से 48 ये भी होगा, 8 7 56 ये भी होगा, लेकिन ये नहीं होगा। कौन सा नहीं हो सकता? तो इसका उत्तर 60 होगा। देख लीजिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए पेपर में, आप अच्छी तरह तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके। देखिए आपकी बोर्ड पर आ गया है 9वां क्वेश्चन। ये लाभ हानि का क्वेश्चन है। ऐसे सवाल आपने अक्सर देखे होंगे, हमने तो खूब कराए हैं। 80 बोतल बेचने पर, अर्थात एक व्यक्ति ने 80 बोतलें बेची, 80 बोतलें बेची, 80 का SP 80 बोतलें बेची। लाभ तभी होगा जब 80 CP, लाभ जो SP है वो CP से ज्यादा होगा। विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से जब ज्यादा होगा लाभ तभी हो सकता है। तो बेची, तो उसे जो लाभ हुआ वह 10 बोतलों के क्रय मूल्य के बराबर हुआ। देखिए ऐसे होगा ये सवाल, 10 बोतलों का क्रय मूल्य बराबर लाभ माइनस विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो ये इधर आ जाएगी संख्या। तो देखिए इधर आने के बाद ये हो जाएगी 90 CP बराबर 80 SP। अब इसको CP और SP को एक तरफ ले लिया जाएगा, SP और CP बराबर 80/90। देख ले आप, 8/9 हो गया। 8/9 का मतलब इनको 8 रुपए में खरीदा एक वस्तु को और 9 रुपए में बेच दिया। तो ऐसा हमको मालूम चल रहा है कि 1 रुपए का फायदा हो रहा है, 1 रुपए का लाभ हो रहा है। 1 रुपए का जो लाभ है वो कहां पर हो रहा है? 1 रुपए का लाभ हो रहा है 8 क्रय मूल्य पर। तो 1/8 बन गया है। 1/8 की भिन्न होती है 8.5% लाभ हो रहा है जी, और यही उत्तर है आपका। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न तो खूब आते हैं पेपरों में, याद रखना है आपको, एकदम बहुत जल्दी के साथ सवाल हो जाएगा। देखिए आज की क्लास का आ गया है आपके सामने 10वां क्वेश्चन। ये 10वां क्वेश्चन ये कहता है कि एक वस्तु को जब 60 रुपए में बेचा जाता है तो उस पर हानि होती है, और जब 80 रुपए में बेचा जाता है तो उस पर लाभ होता है। लेकिन 60 रुपए में बेची गई जो हानि है 80 रुपए में जो बेचने पर जो लाभ हुआ है उसके बराबर है। मतलब 60 रुपए में बेचने पर जितनी हानि हुई 80 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ हुआ। याद रखना, जितनी हानि उतना लाभ। को जब आपको कभी भी निकालना हो तो हमेशा आप क्रय मूल्य इस तरीके से निकालेंगे, 60 + 80/2। देख लीजिएगा गौर से, तो ये हो गया है 140/2 बराबर 70 रुपए इसका क्रय मूल्य है। अब जब जरा समझ लीजिए, 70 रुपए इसका CP है, कॉस्ट प्राइस। तो एक बार 80 में बेचा गया, एक बार 60 में बेचा गया। तो देखें आप, यहाँ पर बेचने पर तो 10 की हानि हुई और यहाँ पर बेचने पर 10 का लाभ होता है। तो वही सवाल हो गया ना, तो 10 की हानि होती है या 10 का लाभ होता है। तो लाभ हानि परसेंट याद कर दीजिए, 10/70 गुणा 100। जब आप इसे निकालेंगे तो इससे ये कट जाएगा, तो 100/70 14 7 98, 14 7 98। तो इसका मतलब होगा 14 सही 2/7% लाभ होगा, या 14 सही 2/7% हानि होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल कम मिलते हैं किताबों में, आप देख लेना इसे। अब जरा देख लीजिए बोर्ड की तरफ, एक क्वेश्चन आ गया है अनुपात समानुपात का। ये कह रहा है 3 8 12 का चतुर्थानुपाती क्या होगा? तो याद रखना है तृतीयानुपाती, द्वितीयानुपाती और चतुर्थानुपाती। आप घर पे जाके देख लेना।
चतुर्थानुपाती ज्ञात करवा देता हूँ मैं। 3:8 समानुपात 12। चौथा अनुपाती ज्ञात करना है x। इनकी वैल्यू आपस में बराबर होती है, तो मैं इसे बता देता हूँ 3x बराबर 8 गुणा 12। 3 से मैं इसे काट दूंगा 4 बार, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 गुणा 4, अर्थात इसका मान है 32। आंसर हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पेपरों में अक्सर पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। आप इसके नोट्स बना लेना, देख लेना, ऐसे एक एक सवाल जो मैं करा रहा हूँ ऐसा एक एक सवाल घर पे और कर लेना अपनी किताब में से ढूंढ के। आपके नंबर डेफिनेटली बहुत अच्छे आएंगे और अगले पेपरों में बताना कैसे नंबर फंसे। अब जरा आप बोर्ड पर देख लीजिए, ये सवाल आया है संख्याओं वाले चैप्टर से। 2 अंकों की एक संख्या है, एक संख्या के अंकों का योग 10 है। अंकों को यदि उलटकर बनाई गई संख्या वास्तविक संख्या से 18 कम है, अर्थात जब उलटकर बनाते हैं किसी संख्या को, इसके अंकों को पलट देते हैं, इकाई के स्थान पर दाई का, दाई के स्थान पर इकाई का, तो उनका जो अंतर है उनका जो अंतर है 18 आ जाता है। 18 छोटी बन जाती है, तो वास्तविक संख्या क्या है जरा देख लीजिए। एक संख्या तो है 64, एक दिया गया है 46, एक दिया गया है 28, एक दिया गया है 82। इनको उलटकर संख्या बनाते हैं, तो बन गई 48 और बन गई 64 और बन गई 82 और बन गई 28। तो जरा गौर से देखो, इसके 4 और 6 10 है इसके अंकों का योग, 4 और 6 10 है इसके अंकों का योग, 2 और 8 10 है और 8 और 2 10 है, तो ये तो सब ठीक है। लेकिन 64 को जब पलटकर बनाया गया है, 46 बनेगी 46, तो 64 को बनाया गया है, तो कितना अंतर आ गया देखो, इसी में अंतर 18 आ गया है। ये कहा गया है कि जब पलटकर बनाई जाती है कोई संख्या, तो उसके अंकों का जो संख्या है वो 18 छोटी हो जाती है, तो इससे बनाई गई है 46, तो ये 18 छोटी है। हमारा उत्तर यही होगा 64। सवाल डन। देखो कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है मैं करा रहा हूँ जब आपको प्यारे लग रहे हों, लेकिन आप अभ्यास करेंगे तो आप बिल्कुल प्यार के साथ करके आएंगे इन्हें। जरा देख लिया बोर्ड की तरफ, बोर्ड देख लीजिए आप, यहाँ पर दिया गया 54 गुणा 73 बटे 8, तो 54 गुणा 73 बटे 8 में शेष क्या होगा देखिए, 8 का भाग दे दीजिए इसमें, 8 8 64, 8 7 56 और 8 6 48। जब 8 का भाग इसमें देंगे तो 8 6 48, तो यहाँ पे बचेगा शेष 6, और जब 8 का भाग इसमें देंगे 8 9 72, तो यहाँ पे बचेगा 1। तो गौर से देख लीजिए, ये उत्तर होगा 6 गुणा 1 बटे 8, उत्तर होगा 6 बटे 8। देख लीजिए, तो उत्तर कितना आ रहा है भाई, 6 आ रहा है, यही शेषफल होगा। तो देखो कितना प्यारा सवाल है। इस तरीके के 2-4 सवाल अपनी कॉपी में से या किताब में से ढूंढ के और कर लेना, आपका अभ्यास हो जाएगा। देखो दोस्तों, बोर्ड पर आ गया है 14वां सवाल। ये भी अनुपात समानुपात का सवाल है, बहुत आसानी से और बहुत शीघ्रता से ये सवाल हो जाएगा। जरा देख लीजिए, 3 संख्याओं का अनुपात 3 4 5 है, तो पहली संख्या तो 3x होगी, दूसरी संख्या 4x होगी, तीसरी संख्या 5x होगी, और इनके वर्गों का योग 1290 है। देख लीजिए, इनके वर्गों का योग 1290 नहीं होना चाहिए, इनके वर्गों का योग कितना है, सवाल देख लेता हूं मैं। इनके वर्गों का योग 1250 है, इनके वर्गों का योग 1250 है, तो इसका वर्ग करें आप, इसका वर्ग करें आप और इसका वर्ग करें, तो 9x की घात 2 प्लस 16x की घात 2 प्लस 25x की घात 2 बराबर 1250 हो गया है। तो देख लीजिए, 16 और 9 25, 25 और 25 50, तो हमको मिला 50x स्क्वायर बराबर 1290। इससे ये कट गया, 1250 है, ये 1250 है, तो इससे ये कट गया। x बराबर 25 आया जी, x बराबर 25 आया, x स्क्वायर बराबर 25 आया, तो x बराबर 5 आया है, ये याद रखना है, x बराबर 5 आया है। तो संख्याएं कितनी हैं देखो, 5 और 4 9, 9 और 3 12, ठीक है। तो 12x है संख्याएं, 12x का मतलब होगा 12 गुणा 5 बराबर इनका योग 60 है। मैंने क्या किया है, इनकी यूनिट 5 और 4 9, 4 9 9 और 3 12 यूनिट हो गया, तो 12x की वैल्यू 12 गुणा 5, क्योंकि x की वैल्यू 5 आ गई है, इसलिए इन संख्याओं का योग 60 होगा। और ये सवाल भी खत्म हो गया है। देखो कितने प्यारे प्यारे सवाल आपकी परीक्षा में आते हैं।
आप ऐसे सवालों का ही सामना कर। देखिए जरा बोर्ड पर आ गया है बहुत ही प्यारा सवाल। ये प्यारा सवाल कैसे है, इसमें ऊपर सवाल में पूछा गया है कि बताइए इस डायग्राम को देखकर बताइए कि फुटकर पर जो खर्चा है वो भोजन पर खर्च का कितना प्रतिशत है। देखो भोजन पर 30% खर्चा होता है और फुटकर पर 10% खर्चा होता है। तो यही क्वेश्चन हमको पूछा है। बाकी खर्चे दिए हैं किराया, अन्य, गाड़ी, कपड़ा। तो हमको तुलना की गई है भोजन वाले खर्च से। तो भोजन पर खर्चा कितना है 30 और फुटकर पर खर्चा कितना है 10 गुणा 100। देख लीजिए गौर से, ये सवाल हो गया है यहाँ पर। और सवाल जो हुआ है तो 100/3 हो गया है, अर्थात 33 सही 1/3% इसका उत्तर होगा। ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे और बेहतरीन वाले सवाल आपके पेपरों में पूछे जाते रहे हैं और पूछे जा रहे हैं। देखिए बेटा बोर्ड पर 16वां क्वेश्चन आ गया है और ये जो क्वेश्चन है ये काम और समय का क्वेश्चन है। जरा गौर से देख लीजिए। इस सवाल का मतलब है ए और बी यदि काम करें तो 10 दिन में खत्म हो जाएगा, बी और सी यदि काम करें तो 12 दिन में खत्म हो जाएगा, सी और ए काम करें तो 15 दिन में खत्म हो जाएगा। ये तीनों मिलकर यदि काम करते हैं तो काम कितने दिन में खत्म होगा। देख लीजिए ऐसे सवालों को करने के लिए सबसे पहले इनका एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम हो गया इसका 60, तो 12 10 6 60 और 12 5 60 और 15 चौका 60। ये इनकी क्षमता हो गई है। गौर से देख लीजिए इनकी क्षमता हो गई है। एबीसी का ही तो निकालना है। तो देखो यहां से अगर इसे जोड़ेंगे 2a तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। देख लीजिए गौर से, इनकी जो 2a बी भी 2 बार है यहाँ पर और सी भी 2 बार है, तो मैंने लिख दिया 2a 2b 2a b c। तो इनकी जो क्षमता है वो है 6 और 5 11 और 4 15। इनकी क्षमता है 15। तो अकेले ए बी सी की क्षमता कितनी होगी? अकेले ए बी सी की क्षमता होगी 15/2। याद रखना है। तो ए बी सी को मिलकर तीनों को जो काम करना है वो 60 काम करना है। कितना काम करना है? 60। तो 60/15/2 कर दीजिए आप, तो उत्तर होगा 60 गुणा 2/15 और 15 चौके 60 बराबर 8 दिन में ये तीनों मिलकर काम को कर लेंगे। 8 दिन में इन तीनों को मिलकर काम करने में केवल 8 दिन का समय लगेगा। याद रखना है आपको, याद रखना है a प्लस बी प्लस सी तीनों की जो क्षमता आ रही है वो 7.5 दिन आ रही है। यहाँ से 7.5 दिन आ रही है, 7.5 आ रही है ए बी सी की क्षमता। यदि यहाँ पे सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है अगले पेपर में कि अकेला ए कितने दिन में कर लेगा, तो देखिए अकेला ए की ज्ञात करना है ना, तो बी और सी का घटाना होगा, बी और सी का घटाना होगा, ए बी सी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अगला सवाल करते हैं हम लोग। यहाँ से अब हम लोग करेंगे अगला सवाल। जरा बोर्ड पर देखिए कितना बेहतरीन सवाल लेकर आए हैं हम आपके लिए इस परीक्षा के लिए। जरा गौर से देख लीजिए। ये कहा गया है कि इसको हल करके बताओ। देखो जरा पहले इसको हल कर लेते हैं। इसको 2 - 9/7 को जब आप हल करेंगे 7 दूनी 14 - 9/7, इसका मतलब कितना होगा 5/7। इसकी वैल्यू आ गई है, देख लो जरा गौर से, इसकी वैल्यू आ गई है 5/7। तो मैंने इसके स्थान पे रख दिया है 5/7। नियम ये कहता है 7 को ऊपर ले जाओ, तो मैंने 7 को ऊपर रख दिया। देख लीजिए ये हो गया है। अब मुझको निकालना है 3 + 7/5 की वैल्यू। 5 दिया 15 और 7 22/5 हो गया। देख लीजिएगा गौर से, तो मैं यहाँ पे 22/5 रख देता हूँ इसकी जगह 22/5। और नियम ये कहता है कि 5 ऊपर चला जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा 5/22 + 17/22। उत्तर हो जाएगा 22/22 बराबर 1 उत्तर आएगा। देख लेना मैंने थोड़ा जल्दी से कर दिया है, आप इसको जैसे जैसे मैंने बताया ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप कर लेना सवाल को। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं शीघ्रता के साथ। अब देखिए ये 18वां क्वेश्चन आ गया है और ये आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। मैं इसे करा देता हूँ। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ जो 2 3 4 6 से घटे। तो देखिए 2 3 4 6 ऐसे सवालों में इसका एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। इसका एलसीएम होगा देखो 12। और ऐसे सवालों में 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेकर आओ। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 1 2 3।
1000 होगी, इसमें 12 का भाग दे डालें आप, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, कितना बचा यहाँ से बच रहा है जी 4 और 40 और ले लिया हमने, 12 तिया 36 और 12 तिया 36 तो कम हो जाएगा, तो 12 तिया 36 देख लीजिए, 12 तिया 36 कितना बच रहा है यहाँ पे बच रहा है 4, और इन दोनों का अंतर जो होगा वो होगा 8, तो हमारा उत्तर होगा 123 प्लस 8 बराबर आंसर होगा 1008। जरा गौर से देख लीजिए, 1008 सबसे छोटी संख्या होगी जो इन चारों से कट सकती है। ये सवालों को करने का मेथड है, अन्य कोई मेथड भी हो सकता है, आपको जो जचे वो कर लेना। अब हम लेकर आए अंतिम सवाल। देखो दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा गया है, ऐसा सवाल गणित में कम ही मिलता है। ये सवाल दिया गया है 137 गुणा 137 प्लस 133 गुणा 133 प्लस 18,231, ये सवाल पूछा गया है आपके पेपर में। नीचे है 137 137 137, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 137 की घात 3 माइनस 133 की घात 3, यहाँ पर है 137 की घात 2 प्लस 133 की घात 2 और प्लस ये होगा 137 गुणा 133। ये कैसे पता चला? 3 और 7 की गुणा करेंगे तो 21 आएगा, 21 में इकाई का स्थान है। याद रखना ऐसा सवाल, यदि a की घात 3 माइनस b की घात 3 नीचे है तो इनका अंतर आ जाएगा, ऊपर तो 1 होगा और नीचे होगा 137 माइनस 133, तो उत्तर हो जाएगा 1/4। देखो कितनी आसानी से ये सवाल हो गया है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि सवाल इतनी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि जनरली ऐसे सोचा नहीं जाता है। उत्तर आ गया है 104, उत्तर आ गया है साफ तौर पर 104। यहाँ से शायद थोड़ा सा कट रहा है, मैं इस सवाल को यहीं पे कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये होगा 137, ये सवाल कितना हो जाएगा 1/137 माइनस 133, इसका मतलब हो जाएगा 1/4। यदि ये ऊपर रहा होता और ये नीचे रहा होता तो उत्तर होता 4/1। याद रखना, ऐसा आर्य सवाल के पहले चैप्टर में कई सवाल दे रखे हैं, तो ये सवाल भी हो गया। और मैं देखता हूँ शायद कोई और सवाल हो तो वो मैं शामिल कर लेता हूँ, यदि कोई सवाल नहीं है तो क्लास करते हैं बंद। देख लीजिए बोर्ड पर प्रतिशत का क्वेश्चन आ गया है। एक संख्या का 12.5%, एक संख्या का 12.5%, 12.5% का मतलब होगा बेटा 1/8। इसका मतलब क्या कहा गया है? ये तो मूल संख्या है, ये मूल संख्या है, मूल संख्या ये वह संख्या है जिसे जोड़ा गया है, तो 8 में यदि 1 जोड़ दें तो यह 81 हो जाती है। जरा गौर से देख लीजिए, इसमें कहा गया है कि यह संख्या 81 हो जाती है, तो जरा देखना 9 बराबर 81, तो 1 बराबर 9 और मूल संख्या क्या है 8, तो 8 यूनिट बराबर कितना होगा? 8 बराबर 8 गुणा 9 बराबर 72, ये संख्या भी प्राप्त होगी। तो मित्रों आज मैंने आपको करा दिए हैं 20 सवाल, ये सवाल ही मुझे मिले थे, कुछ सवाल छोड़ दिए जो कि ऐसे सवाल थे जो मैच खा रहे थे, एक दूसरे ही मेथड से हो सकते थे। तो ये मैंने एसएससी के पेपर में आए हुए एक दिन के पेपर से कलेक्ट किए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। निर्माण एकेडमी एवं नव निर्माण एकेडमी को मत भूलना। आने वाले बैचेस के लिए, आने वाली क्लासेस के लिए हमें अवश्य ज्वाइन करें। हम देंगे आपको सफलता। हिंदुस्तान जिंदाबाद।